So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will cover projectile motion and factor affecting projectile. So let's begin. तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करें या शूट करें या अदरवाइज प्रोपेल करें, प्रोपेल यानी कि पुश करें, ये ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड यानी कि किसी चीज को हम फॉरवर्ड थ्रो करें या फिर शूट करें गन से या बो से एयर में, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड आर सब्जेक्ट टू फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। यानी कि इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में थ्रो किया जाता है या फिर कोई एथलीट अपनी बॉडी को एयर में प्रोजेक्ट करता है और एट द सेम टाइम प्रोजेक्टाइल दो फोर्सेस अप्लाई करता है। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटी एंड द सेकेंड वन इज एयर रेजिस्टेंस। इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सिंपली प्रोजेक्टाइल इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज सस्पेंडेड और थ्रोन और प्रोपेल्ड इन द एयर। और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है एयर में जो मोशन प्रोजेक्टाइल की वजह से हो रहा है और जिसमें कि ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस इंक्लूड हो, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो आई होप अब प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम एक फिगर की हेल्प से प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। तो आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे जो ओ बी पॉइंट है वो हमारा होता है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि कितनी रेंज है प्रोजेक्टाइल की हमारी। और जो ए सी पॉइंट आप देख रहे हैं ये ए सी पॉइंट है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी है। ओ ए बी आप देख रहे होंगे ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में है। और ओ ए जो है आपका होता है जो ये पॉइंट ओ से ए तक ये छोटा आर्क बन रहा है, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि इंक्रीजिंग टाइम कितना है। एसेंट का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि इंक्रीजिंग टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फ्लाइट का इंक्रीजिंग टाइम है वो कितना है। और ए भी आप देख रहे होंगे लास्ट में, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट, यानी डिक्रीजिंग कितना है, टाइम ऑफ डिक्रीजिंग एंगल। डिसेंट मतलब होता है डिक्रीजिंग, तो ये हमारा टाइम ऑफ डिक्रीज, यानी कि फ्लाइट जो हमारा ऑब्जेक्ट की फ्लाइट है वो डिक्रीज कब हो रही है। और जो ये थीटा आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ रिलीज है, तो कितने एंगल पे हमने रिलीज किया है वो दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेजेक्टरी या फिर पैराबोला, राइट। तो चलो ट्रेजेक्टरी को समझते हैं। ट्रेजेक्टरी इज द पाथ कवर्ड और फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो भी पाथ या रास्ता प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो आइए इमेज की मदद से समझते हैं। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये ओ से बी तक जो शेप बन रहा है, पैराबोला शेप बन रहा है, इसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अब ये जो ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलीज, ग्रेविटी, स्पिन और भी कई रीजंस है, आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है हमारा वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है और कैसे हम इसे ऑप्टिमम प्रोजेक्टाइल बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्पोर्ट्स हम इसे कैसे इंक्रीज या कैसे ऑप्टिमम बना सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल है हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग जो स्पीड है, ग्रेविटी विच इज द मेन फैक्टर ऑफ फॉल डाउन, एंड एयर रेजिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज स्पिन। तो अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये फैक्टर प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, जैसे कि आपको पता है आप कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्काई में थ्रो करोगे या नहीं 90 डिग्री पर थ्रो करोगे तो वो सेम एट द डिस्टेंस नीचे आके गिरेगा, राइट। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें या फिर एयर में थ्रो करें तो सबसे पहले हमें एंगल ऑफ रिलीज देखना पड़ेगा, राइट, कि किस एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए तो ट्रेजेक्टरी इंक्रीज या ऑप्टिमम लेवल पर हो। तो जो एंगल ऑफ रिलीज है वो ना ही ज्यादा होना चाहिए और ना ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। तो देखिए ये फिगर की हेल्प से आप समझ पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिलीज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री इट कवर्स लेस डिस्टेंस। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, अगर हम 30 डिग्री पर
कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे एयर में, तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कवर करेगा। यानी कि जब हम 30 डिग्री के एंगल पर रिलीज करेंगे तो डिस्टेंस जो हमारा बहुत कम होएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिलीज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री इट कवर्स अ डिस्टेंस। यानी कि अगर हम 60 डिग्री के एंगल पर भी रिलीज करें कोई ऑब्जेक्ट को तो वो डिस्टेंस तो कवर करेगा, लेकिन वो उतना ऑप्टिमम नहीं हो पाएगा। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिलीज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इट कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अगर हम 40 डिग्री पे कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, साइंटिफिकली it can be said that the angle of 45 degree is the best angle for achieving maximum distance। इसीलिए साइंटिफिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए या फिर किसी एथलीट की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए 45 डिग्री ऑफ एंगल जो है वो बेस्ट है, जिसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड। Right? Distance covered by an object depends on the initial velocity of the projectile। मतलब कि जो भी डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड होती है। जैसे कि आप एक स्टोन को एयर में थ्रो करोगे, अगर आपकी स्टार्टिंग स्पीड जो है वो स्टोन को फेंकने की बहुत स्लो है तो आपका स्टोन जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और अगर आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो कि वो तेज है तो वो स्टोन आपका दूर तक जा पाएगा। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स में भी एग्जांपल देख सकते हो। अगर आप किसी फुटबॉल को स्लोली किक करोगे, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर स्लो होगी तो वो जो फुटबॉल है ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा डिस्टेंस। और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो वो तेज है तो आपका जो फुटबॉल है वो ज्यादा डिस्टेंस एयर में ट्रेवल कर पाएगा। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज मोर द ऑब्जेक्ट कवर्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज लेस द ऑब्जेक्ट कवर लेस डिस्टेंस। तो ये पॉइंट यही समझा रहा है कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो वो मोर होगी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर पाएगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी लेस होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेस डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल आप लॉन्ग जंप में भी देख सकते हो। अगर आपका रनवे में स्पीड जो है इनिशियल वो स्लो हुआ तो आपका जो जंप है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। और अगर आपका रनवे में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो स्पीड अप होगी तो आप ज्यादा डिस्टेंस एयर में कवर कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज एयर रेजिस्टेंस। तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक बॉल एयर में फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं एयर जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो उस बॉल को या ऑब्जेक्ट को ना ऊपर जाने से रेजिस्ट करती है, राइट? तो आप कोई भी स्टोन या कुछ भी एयर में फेंक कर देखो तो वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है वो उसे रेजिस्ट करता है कि वो ऊपर ना जाए, और हमारी ग्रेविटी एट द सेम टाइम उसको फॉल डाउन करती है। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स थ्रू द एयर इट इज स्लोड डाउन बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट यही समझा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम एयर में थ्रो करें, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है हमारा वो स्लो डाउन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अब एयर रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो हमारा एयर रेजिस्टेंस में अफेक्ट कर सकता है। तो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड होता है कि मतलब उस पे कितनी एयर जो है वो अफेक्ट करेगी। जैसे कि क्रिकेट बॉल का सरफेस कम होता है इसीलिए उस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम लगता है, और वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है क्योंकि उसका सरफेस ज्यादा है, इसलिए फुटबॉल की स्पीड एट वन डिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं जितना सरफेस बड़ा होगा उतना एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि एक बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो एयर रेजिस्टेंस भी कम लगेगा क्योंकि हमारी स्पीड स्लो है, और अगर वही बाइक की स्पीड हम तेज कर दें तो एयर रेजिस्टेंस आपको आगे जाने में उतना ही रेजिस्ट करता है।
तो जब आपकी स्पीड स्लो है ना तो आपको एयर रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, और जब आपने स्पीड इंक्रीज करी तो आपको फील होगा कि जो एयर है आपको आगे जाने से रेजिस्ट कर रहा है। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज ग्रेविटी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेविटी एक डाउनवर्ड फोर्स है विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। It is the force of attraction exerted by the earth towards its center on a body or an object. The greater weight of an object, the greater influence of the gravity upon it. अब जो gravity force है वो heavy weight को अपनी तरफ यानी कि downward pull करता है, जिससे कि कोई भी object या फिर एथलीट ज्यादा देर तक एयर में नहीं रह सकता। Gravity affect a projectile as it decreases the height of projectile that one can obtain. यानी कि ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल की हाइट को डिक्रीज करता है, क्योंकि अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है या कोई बॉडी जो एयर में है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को डाउनवर्ड पुल करता है। यानी कि अगर हमारा वेट ज्यादा हैवी हो डाउनवर्ड पुल करता है, और ये हमारे वेट पर भी डिपेंड है। अगर हमारा वेट ज्यादा होगा तो ग्रेविटी हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, और अगर हमारा वेट कम है तो ग्रेविटी हमें कम इन्फ्लुएंस करेगी। यानी कि अगर कोई भारी चीज हम एयर में थ्रो करें तो वो ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगी, और अगर हम कोई हल्की चीज या जिसका वेट कम है उसे एयर में थ्रो करें तो वो ज्यादा देर तक एयर में रह सकती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी कम इन्फ्लुएंस करेगी। और लास्ट पॉइंट इज स्पिन। स्पिन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल के पाथ यानी कि ट्रैजेक्टरी को डिस्टर्ब करता है। द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, एंड रीजन बिहाइंड दिस इज द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉल। यानी कि एक ऑब्जेक्ट कितनी बार और किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो भी ट्रेजेक्टरी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो है एयर प्रेशर, जो कि किसी बॉल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो एयर प्रेशर जो है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज हाई प्रेशर और सेकंड जो है वो होता है लो प्रेशर। अब जो हाई प्रेशर होता है वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है, यानी कि ऊपर से वो प्रेशर देता है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुल होता है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है और डिस्टेंस कम कवर होता है। और जो स्लो प्रेशर है वो अपवर्ड प्रेशर होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ प्रेशर देता है। तो आई होप आपको ये 5 फैक्टर ऑफ ट्रेजेक्टरी या फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल समझ में आए होंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।